राजस्थान में हस्तकला। कल हमने हस्तकला में पढ़ा था कि हाथ से निर्मित आकर्षक जो वस्तुएं होती है उन्हें हस्तकला कहते हैं। हस्तकला का मुख्य केंद्र कौन सा है राजस्थान में? बोरनाडा जोधपुर के अंदर पड़ता है, जोधपुर ग्रामीण में। हस्तकला का तीर्थ किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में एक संस्था काम करती है, उस संस्था का नाम क्या है? राजसिको। और राजसिको संस्था के द्वारा जो हस्त निर्मित वस्तुएं होती है उनको प्रदर्शित करने के लिए, उन्हें बेचने के लिए किस नाम से शोरूम की स्थापना की गई है? राजस्थली नाम से स्थापना की गई है। ये कुछ हमने बातें पढ़ी थी। फिर हमने कुछ शिल्प ग्राम पढ़े थे राजस्थान के अंदर। कौन कौन से शिल्प ग्राम पढ़े हैं हमने? एक तो हमने पढ़ा है हवाला शिल्प ग्राम। और कौन सा शिल्प ग्राम पढ़ा है? एक राम सिंहपुरा शिल्प ग्राम पढ़ा है। और कौन सा पढ़ा था? पुष्कर शिल्पग्राम और पाल शिल्पग्राम ना। ये चार प्रमुख शिल्पग्राम हमने देखे थे। और फिर हमने जो शुरू किया था वो हस्तकला से संबंधित कार्य शुरू किए थे, जिसमें हमने कावड़ पढ़ा था। कावड़ के अंदर जब मंदिर स्थापित कर देते हैं तब उसे बेवाण कहते हैं, इसके बारे में भी पढ़ा था। टेराकोटा पढ़ा था हमने। मोलेला गांव का प्रसिद्ध है। क्या होता है कि मिट्टी के अंदर गधे की लीद मिला करके और हाथ से मूर्ति बनाने की जो कला है उसे टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। टेराकोटा के माध्यम से सबसे ज्यादा मूर्ति कौन से देवता की बनाई जाती है? देव नारायण जी की बनाई जाती है। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है? वो मोहनलाल कुम्हार है। ये हमने बात की थी। फिर हमने पिछवाई कला पढ़ी थी। पिछवाई कला में हमने देखा था कि नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण के मंदिर के अंदर मूर्ति के पीछे की जो दीवार होती है वहां सफेद कपड़ा लगा करके उस पर भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं, उसे पिछवाई कला के नाम से जानते हैं। ये बात हमने कर ली। आज हम पढ़ते हैं उसी क्रम में आगे पानी। कल हेडिंग पानी लगाई थी हमने, तो ये अपनी हस्तकला से संबंधित दूसरी क्लास है। और आज हम पढ़ रहे हैं हस्तकला के अंदर एक और प्रकार हस्तकला का नाम है पाने। पाने क्या है तो हम देख लेते हैं। पाने राजसमंद के प्रसिद्ध है। पाने कहाँ के प्रसिद्ध है? राजसमंद के पाने प्रसिद्ध है। होता क्या है पाना या पाने किसे कहते हैं? तो हमें ध्यान रखना है कि छोटे कागज के ऊपर देवी देवताओं के जो चित्र बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पाने कहलाते हैं। और ऐसे चित्रों में सबसे ज्यादा चित्र किसके प्रसिद्ध है? तो श्रीनाथ जी के चित्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो एक तो बात नोट कर लेते हैं कि छोटे कागज पर देवी देवताओं के चित्र, देवी देवताओं के चित्र, छोटे कागज पर देवी देवताओं के चित्र क्या कहलाते हैं? पाने कहलाते हैं। सर्वाधिक जो पाने हैं वो किसके बनाए जाते हैं? श्रीनाथ जी के। श्रीनाथ जी के पाने सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर सीधा पूछे कि पाना कहाँ का प्रसिद्ध है, पाने कहाँ के प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा के अंदर राजसमंद, हम राजसमंद याद रख सकते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथ द्वारा के अंदर बना हुआ है। इनके पाने कागज के ऊपर छोटी छोटी तस्वीर सबसे ज्यादा बनाई जाती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगला प्रकार पढ़ते हैं हम सांझी। सांझी क्या है बात कर लेते हैं। सांझी के अंदर क्या होता है कि लगभग श्राद्ध पक्ष के अंदर कुंवारी कन्याओं के द्वारा 15-16 दिन तक सफेद दीवार के ऊपर गोबर का प्रयोग करके कुछ आकृतियां बनाई जाती है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? सांझी के नाम से जाना जाता है। जो प्रारंभ के 10 दिन होते हैं श्राद्ध के, उसमें दीवारों पर छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं।
ठीक है। और अंतिम जो 5-6 दिन होते हैं, उन 5-6 दिनों के अंदर बड़े बड़े चित्र बनाए जाते हैं सफेद दीवारों के ऊपर, जिसे संध्या कोट के नाम से जानते हैं। तो लिख लेते हैं हम कि सांझी क्या है। सांझी में लिखिए आप, देखिए श्राद्ध पक्ष के दौरान, श्राद्ध जानते हो आप, श्राद्धों की संख्या कितनी होती है? सही प्रकार से तो श्राद्ध 16 माने जाते हैं। कभी श्राद्ध 15 भी होते हैं, कभी श्राद्ध 17 भी होते हैं। ज्यादा जब श्राद्ध होते हैं तो उसे अशुभ माना जाता है, श्राद्धों की संख्या कम होती है तो उसे शुभ माना जाता है। हम नोट करते हैं, श्राद्ध पक्ष के दौरान, श्राद्ध में होता क्या है? तो लिखिए, श्राद्ध पक्ष के दौरान कुंवारी कन्याओं द्वारा, कुंवारी कन्याओं द्वारा सफेद सफेद दीवार पर गोबर के प्रयोग से, गोबर के प्रयोग से आकृति बनाने की कला, आकृति बनाने की कला क्या कहलाती है? सांझी कहलाती है। फिर हम एक शब्द पढ़ते हैं इसमें, संध्या कोट। संध्या कोट क्या है? बड़ी सांझी, बड़ी सांझी। श्राद्ध के जो अंतिम 5-6 दिन होते हैं ना, उस समय बड़ी सांझी बनाई जाती है, जिसे संध्या कोट के नाम से जानते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। सांझी प्रतीक किसका है? तो माता पार्वती का प्रतीक है। सांझी किसका प्रतीक माना जाता है? माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो सांझी प्रतीक किसके हैं? पार्वती के प्रतीक है। ठीक है। और केले की सांझियां कहाँ बनाई जाती है? केले की पत्तियों से केले की सांझियां कहाँ? नाथ द्वारा। कहाँ बनाई जाती है? नाथ द्वारा में बनाई जाती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। केले की सांझियां नाथ द्वारा के अंदर बनाई जाती है। नाथ द्वारा के अंदर किसका मंदिर बना हुआ है? श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? महाराणा राज सिंह ने बनवाया था। कौन से स्थान पर बनवाया था? सिहाड़ गांव में बनवाया था। सिहाड़ गांव था, कालांतर में श्रीनाथ जी के नाम पर उस गांव का नाम ही क्या हो गया? नाथ द्वारा। क्या नाम हो गया? नाथ द्वारा। पुराना नाम क्या था? सिहाड़ गांव। ये बात में ध्यान रखिए। तो ये बात हो गई सांझी की। अगली बात करते हैं हम इसके बाद, तार कसी के जेवर। तार कसी के जेवर। ये नोट कर लिया सभी ने? देखो, तार कसी के जेवर क्या होते हैं, बात करते हैं। चांदी की तारों का उपयोग करके, चांदी की तारों को गूंथ के जो जेवर बनाए जाते हैं, वो कौन से जेवर कहलाते हैं? तार कसी के जेवर कहलाते हैं। दो बातें ध्यान रखनी है कि एक तो होते क्या है, कहाँ के प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध कहाँ के हैं? एक तो है नाथ द्वारा के, और एक है जयपुर के प्रसिद्ध। एक तो नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है और एक है जयपुर के प्रसिद्ध। दूसरी बात नोट कर लेते हैं कि तार कसी के जेवर होते क्या है। तो लिखेंगे, चांदी के तारों को, चांदी के तारों को गूंथ कर बनाए गए,
बनाए गए जेवर, चांदी के तारों को गूंथ कर बनाए गए जेवर क्या कहलाते हैं? तार कसी के जेवर कहलाते हैं। नोट कर लिया सभी ने? आगे लिखते हैं इसके बाद भराड़ी। अगली बात करते हैं भराड़ी की। देखो भराड़ी क्या है, तो भराड़ी बिल्लों के अंदर एक माता का नाम भी है भराड़ी। ठीक है, बिल्लों के विवाह के दौरान जिस माता की पूजा होती है उसे भराड़ी माता के नाम से जानते हैं। बांसवाड़ा के अंदर एक स्थान पड़ता है कुशलगढ़। उस कुशलगढ़ के अंदर भीलों भीलों के अंदर जब भील परिवार में विवाह होता है तब वहां पर दीवार के ऊपर भराड़ी माता की फोटो बनाई जाती है। हस्तकला एक प्रकार से हाथ से क्या फोटो बनाई जाती है जिसे भराड़ी के नाम से जाना जाता है। तो लिखेंगे कहाँ की प्रसिद्ध है? कुशलगढ़ भीलवाड़ा, अपनी कुशलगढ़ बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। तो लिखेंगे क्या है कि भीलों के द्वारा या भीलों द्वारा विवाह के दौरान, विवाह के दौरान दौरान भराड़ी माता हेतु दीवार पर की गई चित्रकारी, जो भी फोटो बनाते हैं विवाह के दौरान भी लोग दीवार पर उसे किस नाम से जानते हैं? भराड़ी के नाम से जानते हैं। भीलों में विवाह की देवी भी कौन सी है? तो भराड़ी माता। जब जनजातियां पढ़ेंगे तब इसके बारे में भी हम नोट कर लेंगे। अगली बात करते हैं आम पापड़। हाँ बिल्कुल, आम पापड़। आम पापड़ कहाँ के प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा के प्रसिद्ध है। आम पापड़ बांसवाड़ा के प्रसिद्ध है। एक बात और नोट करेंगे, तीर कमान। तीर कमान भी लकड़ी से बनते हैं और लोहे का प्रयोग करके उसमें तीर बना लिया जाता है। जो धनुष होती है वो लगभग लकड़ी की बनी होती है। तो तीर कमान कौन लोग उपयोग करते थे? भील लोग उपयोग करते थे। और भीलों के द्वारा उपयोग करने के कारण भीलों के क्षेत्र के ही तीर कमाने प्रसिद्ध है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सबसे ज्यादा भील रहते हैं, यहाँ के तीर कमान प्रसिद्ध है। तो लिखेंगे बांसवाड़ा व डूंगरपुर। बांसवाड़ा व डूंगरपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के तीर कमान प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे अपने बात करें इसके बाद रमकड़ा उद्योग अपने कई बार पढ़ चुके हैं। घिये पत्थर का उपयोग करके खिलौने या मूर्ति बनाने की कला कौन सा उद्योग है? रमकड़ा उद्योग है। तो नोट कर देंगे हम अगला रमकड़ा उद्योग। इधर नोट करते हैं हम रमकड़ा उद्योग। गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। गलियाकोट डूंगरपुर। जब हम माही नदी पढ़ते हैं तब उसके किनारे कौन सा शहर आता है? गलियाकोट शहर आता है। गलियाकोट का एक तो रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है, एक सैयद फकरुद्दीन अली की यहाँ पर क्या है? दरगाह है। मुहर्रम की 27 तारीख को यहाँ पे मेला भरता है, उर्स भरता है क्या रमकड़ा उद्योग? तो लिखेंगे घिया पत्थर का उपयोग कर, घिया पत्थर का उपयोग कर खिलौने व मूर्ति बनाने की कला, खिलौने व मूर्ति बनाने की कला।
अगली बात नोट करते हैं अपने, थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। क्या होता है थेवा कला में, बताओ? कांच के ऊपर सोने की नक्काशी की जाती है, बिल्कुल सही बात है। लिखते हैं अपने थेवा कला। प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवा कला, तो लिखेंगे कांच पर सोने की चित्रकारी करने की कला। चित्रकारी करने की कला कौन सी कला कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। विश्व के अंदर सबसे प्रसिद्ध कांच कौन से देश का है? सबसे अच्छा कांच, कौन से देश का कांच सबसे प्रसिद्ध माना जाता है विश्व में? बेल्जियम का कांच। कौन से देश का कांच? कांच मंडी भी बेल्जियम के अंदर बहुत बड़ी मंडी है। तो यहाँ पर जो कांच का प्रयोग किया जाता है, कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? तो बेल्जियम के कांच का प्रयोग किया जाता है। बेल्जियम के कांच का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और अपने महाराजा गंगा सिंह थे, ये बेल्जियम गए थे एक बार, और बेल्जियम से एक शीशा लेकर के आए थे, जो वर्तमान में बीकानेर संग्रहालय के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। बीकानेर के महाराजाओं में गंगा सिंह ऐसे महाराजा थे जो सबसे ज्यादा विदेशों के अंदर घूमे थे। तो बेल्जियम के कांच के ऊपर ये नक्काशी या चित्रकारी है, ये की जाती है, ये बात हमें ध्यान रखनी। जब ये नक्काशी की जाती है तब सोने से जो कांच के ऊपर वर्क करते हैं उसे बोलते हैं थारना। क्या बोलते हैं? थारना। कई बार पूछ लिया जाता है कि थारना क्या है। इसी के अंदर क्या लिखेंगे? एक शब्द लिखेंगे हम, थारना। थारना में लिखेंगे हम कि सोने से वर्क करना क्या कहलाता है? थारना कहलाता है। सोने से वर्क करना, चित्रकारी करना थारना कहलाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। प्रवर्तक कौन है? ये जो थेवा कला का काम है ये शुरू किसने किया था? तो प्रतापगढ़ के सोनी परिवार के अंदर एक व्यक्ति हुए थे, उनका नाम था नाथूजी सोनी। लगभग आज से 500 साल पहले इन्होंने ये कार्य है इसकी शुरुआत की थी। तो लिखेंगे प्रवर्तक। प्रवर्तक कौन है? नाथूजी सोनी। प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए इसके? तो लिखते हैं थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार। प्रसिद्ध कलाकार में हम लिखेंगे महेश राज सोनी और राजेंद्र सोनी। महेश राज सोनी और राजेंद्र सोनी। राजेंद्र सोनी। इसके बाद हम अगली हस्तकला की बात करते हैं, कोटा डोरिया या उसे बोलते हैं मसूरिया साड़ी। कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी। कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी की बात करें तो राजस्थान में दो जगह की प्रसिद्ध है। कौन कौन सी है दो जगह? तो एक तो है कैथून कोटा
और एक है मांगरोल 12। तो दोनों नाम लिखेंगे। एक नंबर पे लिखेंगे कैथून कोटा और मांगरोल 12। मांगरोल 12 की प्रसिद्ध है कोटा डोरिया या बसूरिया साड़ी। इसे का उपनाम याद रखना है, इसका उपनाम है राजस्थान की बनारसी साड़ी। पूछा जाता है कई बार कि राजस्थान की बनारसी साड़ी कौन सी साड़ी को कहा जाता है? मसूरिया साड़ी को या कोटा डोरिया को कहा जाता है। तो इसका उपनाम आप लिख सकते हैं, उपनाम लिख दीजिए राजस्थान की बनारसी साड़ी। राजस्थान की बनारसी साड़ी इसे कहा जाता है, कोटा डोरिया को कहा जाता है। देखो अपने 2007 के अंदर मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस साड़ी को पहन करके 2007 में वुमेन टुगेदर अवार्ड जीता था, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में, जिसके कारण इस साड़ी को क्या मिली थी? प्रसिद्धि मिली। किसने प्रसिद्ध किया था इस साड़ी को? वसुंधरा राजे ने प्रसिद्ध किया था। हालांकि अब पूछा नहीं जाएगा, 2007 की बात होगी, बहुत पुरानी बात है। जो हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो ये बातें, जो 2-3 बात हमने लिख रखी है, इन बातों का हमें पता होना चाहिए। मसूरिया साड़ी कहाँ से आई थी? इसे बनारसी साड़ी बोलते हैं। बिल्कुल बनारस से कुछ बुनकर लेकर के आए थे, जिन्हें झाला जालिम सिंह का नाम सुना है आपने? झाला जालिम सिंह लेकर के आए थे और इनको यहाँ पर कोटा और 12 के अंदर बसाया था। और इन्होंने जो साड़ी बनाई थी वो बिल्कुल बनारसी साड़ी जैसी थी, क्योंकि वहीं से बुनकर आएंगे वैसी ही साड़ी बनाएंगे, इसलिए इसका आगे चल करके नाम क्या पड़ गया? राजस्थान की बनारसी साड़ी पड़ गया। ये बात हमें ध्यान रखना। अगला हम पढ़ते हैं खस इत्र। खस इत्र बिल्कुल सवाई माधोपुर। खस घास की तो बात, अपने इत्र की आज बात की थी ना। इसमें हाँ पोट्री कला अलग से पढ़ेंगे। हाँ पोट्री कला हमें अलग से पढ़ेंगे। लिखा नहीं क्या अभी? खस इत्र की बात कर रहे थे अपने, कहाँ का प्रसिद्ध है खस इत्र? सवाई माधोपुर का। आज हमने एक बात किसकी की थी? गुलाब से इत्र बनाने की बात की थी ना। किसने शुरुआत की थी? असमत बेगम ने शुरुआत की थी। कहां पर? अजमेर में शुरुआत की थी, है ना। असमत बेगम कौन थी? नूरजहां की माँ थी। और नूरजहां कौन थी? जहांगीर की, जहांगीर की सास थी, पत्नी थी। ठीक है, हाँ वो सास थी भी, सही बात है। अगली अपने हस्तकला के रूप में लिखते हैं तूड़िया कला। बिल्कुल तूड़िया कला, तूड़िया कला, तूड़िया कला। तूड़िया कला क्या है? नकली आभूषण बनाने की कला, जिसे हम रोड गोड बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? रोड गोड बोल देते हैं। कौन सा आभूषण है कि रोड गोड वाला है? वास्तव में रोड गोड नाम की कोई चीज नहीं है, एक कंपनी थी, उसका नाम था रॉयल गोल्ड। कंपनी का नाम क्या था? रॉयल गोल्ड। मुंबई की कंपनी थी जो नकली आभूषण तैयार करती थी। वो रॉयल गोल्ड को हमने बना दिया रोड गोल्ड। तो लिखो तूड़िया कला, नकली आभूषण बनाने की कला। हाँ नकली आभूषण बनाने की कला। नकली आभूषण बनाने की कला कौन सी कला है? तूड़िया कला।
आगे जैसे खजूर होते हैं, खजूर के जो पत्ते होते हैं, है ना, उनसे पंखे बनाए जाते हैं। तो एक हम लिखते हैं खजूर के पंखे। हाँ, खजूर के पंखे। कामा के प्रसिद्ध है, कामा वर्तमान में दीन जिले के अंदर पड़ता है। खजूर के पंखे, कामा कौन से जिले में है? डींग के अंदर, कामा डींग के अंदर। आगे बात करते हैं पोट्री। पोट्री क्या होती है? जैसे चीनी मिट्टी से कोई बर्तन बनाते हैं, चीनी मिट्टी से बर्तन बनाने के बाद में उस बर्तन के ऊपर कोई चित्रकारी करने की जो कला होती है, वो कला क्या कहलाती है? पोट्री कला कहलाती है। तो लिखते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं पोट्री। फिर पोट्री के कई प्रकार है, उनकी बात कर लेते हैं। पोट्री में लिखते हैं चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करने की कला, चित्रकारी करने की कला पोट्री कहलाती है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करने की कला पोट्री कहलाती है। पोट्री के इतिहास के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ें तो हमें ध्यान रखना है कि जो पोट्री का उद्गम है वो ईरान से हुआ है। पोट्री का उद्गम कौन से देश से माना जाता है? ईरान से माना जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए हैं? इसके राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कलाकार, पोट्री कई प्रकार की है, अलग अलग प्रकार के आधार पे अपने कलाकारों की भी बात कर लेंगे। सबसे पहले अपने बात करें भारत में कौन लेके आया था पोट्री को? अकबर लेके आया था। भारत में कौन लेके आया? अकबर लेकर के। अकबर के काल में पोट्री कला है वो भारत में आती है ईरान से। तो हम नोट करते हैं कि उद्गम कहाँ हुआ? उद्गम हुआ ईरान में। भारत में अकबर के काल में, अकबर के काल में आई। क्या क्या चीज है? राजस्थान के अंदर मानसिंह लेकर के आया था। मानसिंह लाहौर का सूबेदार था उस समय, लाहौर से लेके आया था मिर्जा राजा मानसिंह। नोट कर लिया यहां तक? अब हम प्रकार पढ़ते हैं पोट्री के अंदर। ब्लू पोट्री, सबसे पहले हम प्रकार पढ़ेंगे ब्लू पोट्री। कहाँ की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री? जयपुर की प्रसिद्ध है। लिखिए ब्लू पोट्री। जयपुर की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री। अब देखो ब्लू पोट्री का मतलब क्या हो गया? क्या मतलब होगा ब्लू पोट्री का? कौन से रंग का प्रयोग होगा? नीले रंग का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी, बर्तनों पर, बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी। अगर सीधा लिखा है कि बर्तनों, चीनी मिट्टी के जो बर्तन है उन पर चित्रकारी करने की कला, तो पोट्री। नीले रंग का प्रयोग तो ब्लू पोट्री, काले रंग का प्रयोग तो ब्लैक पोट्री। जैसा रंग वैसा उसका क्या हो जाएगा? प्रकार हो जाएगा। ये बात में ध्यान रखनी। प्रसिद्ध कलाकार कौन हुआ ब्लू पोट्री का? तो कृपाल सिंह शेखावत। लिखेंगे प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत।
कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए। ब्लू पोट्री के लिए कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था। याद रखने की आवश्यकता नहीं, कलाकार का नाम हमें याद रखना है। नाम क्या है? कृपाल सिंह शेखावत। नीम का थाना के अंदर एक गांव पड़ता है महू गांव, महू गांव के रहने वाले थे कृपाल सिंह शेखावत। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हम ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के ऊपर काले रंग से चित्रकारी करने की कला। बार बार लिखने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, हम समझ जाएंगे। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ब्लैक पोट्री कोटा संभाग के अंदर कौन सी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? काली मिट्टी, ब्लैक मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। हम इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। अगली बात हम नोट करते हैं इसके अंदर, कागजी पोट्री, कागजी पोट्री। देखो कागजी पोट्री क्या है? तो कागज के पतले बर्तन निर्माण करने की कला, साथ में उसमें चीनी मिट्टी है, साथ में उसमें क्या है? कागज मिला हुआ है। कागज और चीनी मिट्टी के लेप करके पतले बर्तन बनाने की कला कौन सी पोट्री कहलाती है? कागजी पोट्री कहलाती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। कहाँ की प्रसिद्ध है कागजी पोट्री? अलवर की प्रसिद्ध है। कलाकार कौन हुए? तो फतेह राम। तो लिखेंगे चीनी मिट्टी में, चीनी मिट्टी में कागज मिलाकर पतले बर्तन बनाने की कला, प्रसिद्ध कलाकार फतेह राम। प्रसिद्ध कलाकार फतेह राम कागजी पोट्री के। और ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। सुनहरी पोट्री, सुनहरी पोट्री बीकानेर, सुनहरी पोट्री बीकानेर। और पोकरण पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? सुनहरी पोट्री बीकानेर की है। और पोकरण पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पोकरण की प्रसिद्ध है। और पोकरण कौन से जिले में आता है? जैसलमेर जिले में आता है। ठीक है, ये सिर्फ हमें नाम ध्यान रखने हैं। जैसे सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, पोकरण पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, ज्यादा इनके अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई इनके अंदर से प्रश्न नहीं आता। ये प्रश्न आते हैं कि पोट्री क्या है, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। ये बात हमें याद कर लें। आगे बात करेंगे इसके बाद हमें लहरिया। कहां तक? यहां तक कर लिया। देखो भाई, इसके बाद में हम पढ़ते हैं लहरिया। कहाँ का प्रसिद्ध है लहरिया? तो ध्यान रखेंगे, लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। गीत नहीं सुनते इसका मतलब है आप राजस्थानी, है ना। और लहरिया बहुत महंगा होता है। वो नहीं सुना गीत? 900 रुपया रोकड़ा। तो सुनना आज जाके। लिखो भाई लहरिया। कहाँ का प्रसिद्ध है लहरिया? जयपुर का प्रसिद्ध है। किस रूप में प्रयोग होता है?
लहरिया तो हमें ध्यान रखना है, पगड़ी के रूप में लहरिये की पगड़ी भी बांधी जाती है और लहरिये की ओढ़नी भी ओढ़ी जाती है। तो लिखेंगे पगड़ी व ओढ़नी के रूप में प्रयोग, पगड़ी व ओढ़नी के रूप में प्रयोग। तब हुआ है बंद, अभी बंद हुआ है क्या?